अब बात आती है हमारे अर्थ के नेचुरल सैटेलाइट की, मून। द मून, अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट, इट्स डायामीटर इज 1/4 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। यानी कि जो मून का डायामीटर है वो अर्थ के डायामीटर का 1/4 है। यानी कि जैसे कि आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा कि इस एंड से इस एंड के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे डायामीटर बोलते हैं। तो अर्थ के डायामीटर का 1/4, यानी कि अगर इसे अपन 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो इसका ये जो फर्स्ट पार्ट होगा उसका जो डिस्टेंस होगा उतना डायामीटर है मून का। इट अपेयर सो बिग बिकॉज इट इज़ वेरी नियर टू अस। ये हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है क्योंकि ये हमारे बहुत ज़्यादा नज़दीक है। इनफैक्ट इट इज़ आवर नियरेस्ट सेलेस्टियल बॉडी, और ये हमारा सबसे नियरेस्ट सेलेस्टियल बॉडी है। इट इज़ अबाउट 3,84,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, और ये अर्थ से 3,84,000 किलोमीटर्स अवे है। वी कैन सी ओनली वन साइड ऑफ द मून, हम लोग मून की सिर्फ एक ही साइड देख सकते हैं। बिकॉज इट टेक्स सेम अमाउंट ऑफ टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एंड रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ की तरह ही मून भी सेम अमाउंट ऑफ टाइम लेता है वन रोटेशन कंप्लीट करने में अपने एक्सिस के ऊपर, और वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में अराउंड द अर्थ। ये नोट करने वाली बात है कि जो मून है वो अर्थ के अराउंड रोटेट होता है, ना कि सन के अराउंड रोटेट होता है, और जो अर्थ है वो सन के अराउंड रोटेट होती है। मून टेक्स 27 डेज टू मूव अराउंड द अर्थ। जो मून है वो 27 डेज लेता है अर्थ के अराउंड अपना रोटेशन कंप्लीट कर रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। देयर इज नो एटमॉस्फेयर इन द मून, मून के ऊपर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। सो देयर इज अ बिग वेरिएशन बिटवीन द डे एंड नाइट टेम्परेचर, और इसी की वजह से उसके दिन के और रात के टेम्परेचर के बीच में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस है, यानी कि बहुत ज़्यादा अंतर है। द सनलाइट डायरेक्टली फॉल्स ऑन द मून, जो सन की सनलाइट है वो डायरेक्टली मून के ऊपर फॉल होती है। So the day is around 127 degrees Celsius and the night temperature is minus 170 degrees Celsius, 73 डिग्री सेल्सियस। तो इसी वजह से यहाँ का जो दिन का टेम्परेचर होता है वो अराउंड 127 डिग्री सेल्सियस होता है, और उसी के कंपेयर में नाइट का टेम्परेचर माइनस 173 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि यहाँ तो कितनी गर्मी है, क्योंकि सन की जो सनलाइट है वो डायरेक्टली मून के ऊपर फॉल होती है, और यहाँ पे नाइट का टेम्परेचर माइनस में चला गया। कितनी सर्दी। इट हैज़ नो क्लाउड्स, नो एटमॉस्फेयर, नो रेन, नो वाटर एंड नो एयर। इसके पास ना ही तो अपने खुद के क्लाउड्स हैं, ना एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे ना रेन होती है, ना वाटर है, और ना ही एयर। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून इज 1/5 दैट ऑफ द अर्थ। जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 1/5 है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स का। द पर्सन हु वे 100 kg विल वे ओनली 20 kg ऑन द मून। अगर कोई पर्सन है उसका अर्थ के ऊपर वेट 100 kg है तो उसका मून पे वेट ओनली 20 kg होगा। द फर्स्ट मैन टू रीच द मून एंड टू वर्क ऑन द मून वॉज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। फर्स्ट मैन जो कि मून पे रीच हुआ था, यानी कि मून पे पहुंचा था, और फर्स्ट मैन जो मून पे चला था वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ही सेट हिज लेफ्ट फुट ऑन द सरफेस ऑफ द मून। उन्होंने अपना लेफ्ट फुट रखा था मून के सरफेस पे सबसे पहले। ये तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि फर्स्ट मैन टू रीच ऑन द मून वॉज नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड ही सेट हिज लेफ्ट फुट ऑन द मून। और उन्होंने अपना फर्स्ट लेफ्ट फुट था वो 10:56 PM पे रखा था, जो कि यूरोपियन डे टाइम के अकॉर्डिंग है। EDT यानी कि यूरोपियन डे टाइम के अकॉर्डिंग है, और उस टाइम डेट थी वहाँ ऑन जुलाई 20, 1969। यानी कि जुलाई 20, 1969 को यूरोपियन डे टाइम के अकॉर्डिंग 10:56 PM को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपना फर्स्ट लेफ्ट फुट रखा मून के ऊपर। और वही अगर उसी टाइम को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाए तो वो टाइम होगा 2:56 PM एज पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और 2:56 AM हो जाएगा। तो AM का मतलब हो गया कि नेक्स्ट डे हो गया, इसलिए हमारे इंडिया में वो डे काउंट किया जाता है ऑन जुलाई 21, 1969। द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन। मून है उसके पास उसकी खुद की लाइट नहीं होती। इट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन, वो सन से लाइट लेके उसको रिफ्लेक्ट करता है। While moving around the earth, the moon appear in different shapes, size and positions.
जब अर्थ के अराउंड मून मूव करता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में, साइजेस में और पोजीशंस में दिखाई देता है। जैसे कि ये अर्थ है तो अर्थ के अराउंड मून रोटेट हो रहा है, तो फर्स्ट डे, सेकेंड डे, फिर थर्ड डे, फर्स्ट डे इतना दिखाई देगा, फिर सेकेंड डे इतना, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ डे इतना, सिक्स डे, फिर सेवन्थ डे और फिर एट्थ डे। ऐसे से करके ये जो सन की शेडो पर जो ये वाला एरिया है, मतलब ऐसे कलर में जो दिखाया गया है वहाँ तो सन की शेडो गिर रही है, और जो ऐसा एरिया ब्लैक एरिया में दिखाया गया है वो जो फार साइड है मून की वो है। फिर जो ये पोजीशंस चेंज होती हैं, शेप, साइज और पोजीशंस में जो चेंजेस आते हैं उन चेंजेस को फेजेस बोला जाता है। दीज आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून, वो मून के फेजेस कहलाते हैं। वी कैन सी दीज आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून, और इन सबको मून का फेजेस कहा जाता है। जैसे कि जब मून है वो अर्थ के अराउंड रोटेट हो रहा है तो उसकी जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, साइजेस और पोजीशंस बनती हैं, इन सबको मून की फेजेस कहा जाता है। वी कैन सी फुल मून वंस इन अ मंथ, और हम लोग फुल मून को यानी कि पूरे चांद को सिर्फ मंथ में एक ही बार देख सकते हैं। दिस पोजीशन ऑफ द मून इज ऑल्सो नोन एज द फुल मून नाइट और पूर्णिमा, और मून की ये पोजीशन को फुल मून नाइट भी कहा जाता है और हिंदी में उसे पूर्णिमा भी कहा जाता है। यू कैन नॉट सी द मून अ फोर्टनाइट लेटर ऑफ पूर्णिमा, और आप लोगों को पूर्णिमा के 15 दिन के बाद यानी कि 14 दिन के बाद 15वें दिन आपको चांद नहीं दिखाई देगा। इट इज़ कॉल्ड न्यू मून नाइट और अमावस्या, और उसे न्यू मून नाइट कहा जाता है और हिंदी में अमावस्या। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, अपार्ट फ्रॉम द नेचुरल सैटेलाइट्स देर आर मैन मेड और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑल्सो। अब हमारी जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं जैसे कि हमारी अर्थ की है मून, उसके अलावा कुछ मैन मेड और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी होती हैं। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज अ मैन मेड मशीन दैट कंटिन्यूसली रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ और एनी अदर प्लैनेट। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट और मैन मेड जो सैटेलाइट होती है वो एक मैन मेड मशीन होती है जो कि आदमी के द्वारा बनाई जाती है, जो कंटिन्यूसली रिवॉल्व होती रहती है अर्थ के अराउंड। अगर वो अर्थ की आर्टिफिशियल सैटेलाइट है तो वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होगी, या अगर किसी और अदर प्लैनेट की है तो वो उस प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व होती रहेगी। द आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर दोज मैन मेड ऑब्जेक्ट्स विच हैव बीन प्लेस्ड इनटू ऑर्बिट्स ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स, और जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं वो मैन मेड ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें कि जो डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स होते हैं उनके ऑर्बिट्स के अंदर प्लेस किया जाता है। Sputnik first was the first artificial satellite launched by the Soviet Union in 1957. स्पुतनिक फर्स्ट नाम की ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि सोवियत यूनियन के द्वारा लॉन्च की गई थी 1957 में। सोवियत यूनियन है ये यूरोपियन कंट्रीज़, कुछ 12 के आसपास यूरोपियन कंट्रीज़ है, उन सब का एक ग्रुप है जिसे सोवियत यूनियन बोला जाता है। उन्होंने 1957 के अंदर फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च की थी जिसका नाम है स्पुतनिक फर्स्ट। सिंस देन थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च्ड इनटू द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, और उस दिन के बाद यानी कि उसके बाद 1957 के बाद थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट हैं वो लॉन्च की गई हैं अर्थ के अराउंड उसके ऑर्बिट में। आर्यभट्टा, भास्करा फर्स्ट एंड सेकंड, रोहिणी फर्स्ट एंड सेकंड, इनसैट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर द मेन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑफ इंडिया। और अब इंडिया के मेन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की बात आती है तो उनमें है आर्यभट्टा, भास्करा फर्स्ट सेकंड, रोहिणी फर्स्ट सेकंड, इनसैट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। These satellites are of different types, और ये जितनी भी सैटेलाइट्स होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो सारी अलग अलग टाइप्स की होती है। दे आर यूज फॉर वेराइटी ऑफ पर्पजेज, उनको अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग अलग काम के लिए यूज़ किया जाता है। कॉमन टाइप्स इंक्लूड मिलिट्री, सिविलियन एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। उनमें से कुछ हैं जैसे कि मिलिट्री पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती हैं कि आसमान से हम देख पाएँ कि अगर कोई दूसरी कंट्री है वो हमारे ऊपर अटैक तो नहीं कर रही है, इस पर्पज़ से भी होती हैं। सिविलियंस के पर्पज़ से होती हैं, या अर्थ के ऑब्जर्वेशंस के लिए भी होती हैं कि अर्थ के आसपास अगर कोई दूसरा प्लैनेट या एस्ट्रॉइड, कॉमेट या कुछ और तो नहीं आ रहा जो हमारे अर्थ को हार्म कर सकता है, उसके ऑब्जर्वेशन के लिए भी होती हैं। प्रेजेंटली एजुकेशन सैटेलाइट्स आर बीइंग लॉन्च्ड टू प्रमोट एजुकेशन,
और अब इस टाइम में एजुकेशन है वो हमारा सबसे मेन मोटो है, इसलिए एजुकेशन सैटेलाइट्स भी लॉन्च की गई हैं ताकि एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके। मार्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेड प्लेनेट। मार्स को रेड प्लेनेट के नाम से भी कहा जाता है बिकॉज इट अज्यूम्स अ ब्रिक लाइक कलर इन द नाइट स्काई। क्योंकि ये एक ब्रिक यानी कि ईंट के जैसा कलर, ईंट का कलर लाल होता है, आप लोगों को पता है, तो ब्रिक के जैसा कलर दिखाई देता है इसका नाइट स्काई के अंदर, इसलिए उसे रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। इट स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस इन अ डे, और ये एक दिन यानी कि 24 घंटे में अपने एक्सिस पे अपनी खुद की एक रोटेशन कंप्लीट करता है। इट टेक्स 687 डेज टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, और इसे 687 डेज लगते हैं अपनी एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में सन के अराउंड। इट हैज़ 2 सैटेलाइट्स, डीमोस एंड फोबोस, और इसके पास अपनी खुद की 2 सैटेलाइट्स है जिनका नाम है डीमोस एंड फोबोस। नेक्स्ट प्लैनेट इज जुपिटर। इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है। इट कंप्लीट्स वन स्पिन ऑन इट्स एक्सिस इन 9 hours and 56 minutes। क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लैनेट है इसलिए ये अपने एक्सिस पे स्पिन करने में ओनली 9 hours and 56 minutes ही लेता है। इट कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन अबाउट 12 years, और ये अपनी इतनी बड़ी साइज की वजह से ही अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में ऑलमोस्ट 12 साल लेता है। इट हैज़ 67 सैटेलाइट्स। इसके पास अपनी खुद की 67 सैटेलाइट्स हैं, उनमें से 53 कन्फर्म्ड है एंड 14 अनकन्फर्म्ड है। सैटर्न, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ये जुपिटर के बाद सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर। इट कंप्लीट्स वन स्पिन ऑन इट्स एक्सिस इन 10 hours and 40 minutes, और ये अपनी एक कंप्लीट स्पिन करता है अपने खुद के एक्सिस पे, यानी कि एक कंप्लीट रोटेशन करता है खुद के एक्सिस पे 10 hours और 40 मिनट में। इट टेक्स अबाउट 29 years and 5 months टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, और इसकी सन से डिस्टेंस ज़्यादा है, इसी वजह से इसको 29 years and 5 months लगते हैं वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में सन के अराउंड। इट हैज़ अबाउट 62 सैटेलाइट्स। इसके पास अपनी खुद की 62 सैटेलाइट्स है, उनमें से 53 कन्फर्म्ड है एंड 9 अनकन्फर्म्ड है। इट हैज़ स्पेक्टेक्युलर रिंग्स मेड अप ऑफ आइस एंड आइस कवर्ड डस्ट पार्टिकल्स। इसके आसपास जो ये रिंग्स घूमती हुई दिखाई देती हैं, ये रिंग्स आइस से बनी होती हैं और आइस कवर्ड डस्ट पार्टिकल से बनी होती हैं। यूरेनस, लाइक वीनस, इट रिवॉल्व्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। वीनस की तरह ही यूरेनस भी ऐसा एक इकलौता प्लैनेट है जो कि ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में रिवॉल्व करता है, बाकी सारे प्लैनेट्स वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं। इट कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन 17 hours and 14 minutes। ये अपनी खुद के एक्सिस पे अपना एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन 17 hours and 14 minutes में करता है। इट हैज़ 27 नॉन सैटेलाइट्स, और इसके पास में 27 सैटेलाइट्स हैं। इट इज़ वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लैनेट, और ये जितने भी प्लैनेट हैं इन सब प्लैनेट्स में सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट, सबसे ज़्यादा ठंडा प्लैनेट है। इट टेक्स अबाउट 84 years टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, और इसको 84 years लगते हैं अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में सन के अराउंड। नेपच्यून, इट इज़ द फारदेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ये फारदेस्ट यानी कि सबसे दूर सिचुएटेड प्लैनेट है सोलर सिस्टम के अंदर। इट टेक्स 16 hours 7 minutes टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। उसको अपने खुद के एक्सिस पे अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने में 16 hours and 7 minutes लगते हैं। इट हैज़ 14 सैटेलाइट्स। उसके पास में उसकी खुद की 14 सैटेलाइट्स हैं। इट टेक्स 164.8 अर्थ ईयर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड द सन। अब ये अर्थ ईयर क्या है, यानी कि अर्थ को कितना टाइम लगता है रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में? 365.25 डेज। यही है सेम, अर्थ का एक ईयर हो गया 365.25 डेज का। तो इसको 164.8 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो उतना टाइम लगता है उसको अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, यानी कि 164.8 अर्थ ईयर्स। अर्लियर देयर वर 9 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, और शुरुआत में हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स इंक्लूड किए गए थे, अभी 8 है, एक को हटा दिया गया जो था प्लूटो। बट नाउ
एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिसअप्रूव्ड ऑफ प्लूटो एज अ प्लैनेट। जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने प्लूटो को अपने एक प्लैनेट के रूप से डिसअप्रूव कर दिया, उन्होंने प्लूटो को प्लैनेट नहीं माना है। दिस इज बिकॉज इट डज नॉट फुलफिल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लैनेट। ये इसलिए क्योंकि ये एक प्लैनेट होने की पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल नहीं कर पाता। Therefore, presently only 8 planets are considered to be in our solar system। इसीलिए at present only 8 planets consider किए गए हैं हमारे solar system के अंदर। Now next topic is comparison between stars and planets। यानी कि अब यहाँ पे stars और planets के बीच में हम लोग कुछ difference पढ़ेंगे कि एक star है वो एक planet से different कैसे होता है। A star is made up of hot burning gases। एक स्टार है वो hot burning gases से मिलकर बना होता है, यानी कि वो gases जो बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करती हैं। फिर दूसरी तरफ प्लैनेट्स, सम प्लैनेट्स आर मेड अप ऑफ सॉलिड मटेरियल्स लाइक रॉक्स एंड स्टोन्स। यानी कि कुछ जो प्लैनेट्स होते हैं वो सॉलिड मटेरियल से बने होते हैं, जैसे कि रॉक और स्टोन से। यानी कि हम लोगों ने जब प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था तो स्टार्टिंग के जो 4 प्लैनेट्स थे, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इन 4 प्लैनेट्स के जो कि इनर प्लैनेट्स भी बोला जाता है, जिनको उन प्लैनेट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो रॉक्स और स्टोन से बने होते हैं। वाइल सम प्लैनेट्स आर मेड अप ऑफ गैसेज और आइस। और कुछ जो प्लैनेट्स होते हैं वो गैस या फिर आइस से मिलके बने होते हैं। जो लास्ट के 4 आउटर प्लैनेट्स होते हैं वो गैसेज और आइस से मिलके बने होते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। फिर स्टार्स ट्विंकल। हाँ, ये हम सबको पता है कि स्टार्स है वो ट्विंकल करते हैं, स्टार्स चमकते हुए दिखाई देते हैं हमें। प्लांट्स डू नॉट ट्विंकल। और जो प्लांट्स है वो कभी भी ट्विंकलिंग नहीं करती। स्टार्स हैव देयर ऑन लाइट। स्टार्स के पास उनकी खुद की लाइट होती है। प्लैनेट्स रिफ्लेक्ट द लाइट फ्रॉम द स्टार्स। प्लैनेट्स हैं वो स्टार्स से लाइट लेके उससे रिफ्लेक्ट करते हैं। स्टार्स आर वेरी हॉट। स्टार्स वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं क्योंकि उनके पास में हॉट बर्निंग गैसेस से मिलके बने होते हैं। प्लैनेट्स में बी हॉट और कोल्ड अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। प्लैनेट्स हैं वो हॉट एंड कोल्ड हो सकते हैं उनकी डिस्टेंस से, जो कि सन से है उनकी, उसके अकॉर्डिंग। स्टार्स कैन बी सीन विद नेक्ड आइज। हम स्टार्स को खुली आंखों से यानी कि नंगी आंखों से हम उसे देख सकते हैं। मोस्ट प्लैनेट्स कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज। और हम लोग प्लैनेट्स को तो खुली आंखों से नहीं देख सकते, सिर्फ जैसे वीनस को देख सकते हैं क्योंकि उसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है। और तो बहुत सारे इतने प्लैनेट्स हैं जो कि अर्थ से इतने फार अवे सिचुएटेड है कि हम उन्हें नहीं देख सकते। देयर आर बिलियंस ऑफ स्टार इन द यूनिवर्स। ये हम सबको पता है कि हमारी यूनिवर्स, हमारे ब्रह्मांड में बहुत ज़्यादा अनगिनत स्टार्स है, बिलियंस ऑफ स्टार्स प्रेजेंट हैं। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। और उसी दूसरी तरफ हमारे सोलर सिस्टम में तो सिर्फ 8 ही प्लैनेट्स हैं। ड्वार्फ प्लैनेट्स। अपार्ट फ्रॉम द 8 प्लैनेट्स देयर आर सम माइनर प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे जो 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के अंदर, उनके अलावा कुछ माइनर प्लैनेट्स भी हैं हमारे सोलर सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है। दे आर ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द सन। और वो भी सन के अराउंड हमेशा रिवॉल्व होते रहते हैं। दे आर नोन एज ड्वार्फ प्लैनेट्स। और उन्हें ड्वार्फ प्लैनेट्स कहा जाता है। प्लूटो इज द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर इरिश नॉन ड्वार्फ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। प्लूटो जो प्लैनेट था, जो कि पहले 9th प्लैनेट कंसीडर किया गया था, वो सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है इरिस के बाद में हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, जो कि ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। अर्लियर प्लूटो वॉज कंसिडर एज 9th प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ये हम सबको पता है कि पहले जो प्लूटो था वो 9th प्लैनेट था हमारे सोलर सिस्टम का। बट ऑन अगस्त 26, 2006 द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU excluded Pluto as a planet from the solar system because of its। पर 26 अगस्त 2006 को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी कि IAU ने प्लूटो को सोलर सिस्टम के 9th प्लैनेट के रूप में हटा दिया। क्यों? क्योंकि वो एक प्लैनेट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको फुलफिल नहीं कर पा रहा था। तो वो क्या क्या थी? बिकॉज वेरी स्मॉल मास, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा कम मास था। स्मॉल साइज, उसकी साइज़ भी बहुत ज़्यादा छोटी थी। ऑर्बिट इज इंटरसेक्टिंग द ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून। और उसका जो ऑर्बिट था वो नेपच्यून के ऑर्बिट को इंटरसेक्ट कर रहा था। और हमने पहले जब प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था तो हमने ये बात पढ़ी थी कि कोई भी प्लैनेट है वो किसी दूसरे प्लैनेट के ऑर्बिट को इंटरसेक्ट नहीं करता, पर प्लूटो कर रहा था नेपच्यून को, इसलिए उसे हटा दिया गया। द IAU हैज़ करंटली रिकॉग्नाइज्ड 5 ड्वार्फ प्लैनेट। और जो IAU है यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, उसने करंटली 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स को रिकॉग्नाइज किया है, जो हैं इरिश, प्लूटो, सीरियस, हाउमिया एंड मेकमेक।
The new dwarf planet 2003 UB313, also known as Irish, was spotted by the Palomar Observatory Survey in 2003. और जो हमारा न्यू ड्वार्फ प्लैनेट है 2003 UB313, उस नाम से भी उसको जाना जाता है, जिसको दूसरा नाम इरिश भी बोला जाता है, उसको पालामोर ऑब्जर्वेटरी सर्वे ने 2003 में स्पॉट किया था. इट इज़ बिगर देन प्लूटो इन साइज एंड कंसिडर्ड एज द फार्देस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. और वो साइज में प्लूटो से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए उसे सोलर सिस्टम का सबसे दूर सिचुएटेड प्लैनेट कंसीडर किया गया है. अब आते हैं सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज ऑफ आवर सोलर सिस्टम. हम लोगों ने सोलर सिस्टम में पढ़ा था कि सेलेस्टियल बॉडीज प्रेजेंट होती है. तो सेलेस्टियल बॉडीज हम लोगों ने पहले कौन कौन सी पढ़ी हैं? सिर्फ सन के बारे में पढ़ा है, मून के बारे में पढ़ा है और प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा है. अब जो कुछ और सेलेस्टियल बॉडीज बच गई थी हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जो प्रेजेंट होती हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट है एस्ट्रॉइड्स. Asteroids are the group of tiny bodies made up of rocks which revolve around the sun mainly between the orbit of Mars and Jupiter. एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो छोटे छोटे बॉडीज़ का ग्रुप होता है जो कि रॉक से मिलके बने होते हैं और वो सन के अराउंड हमेशा रिवॉल्व होते रहते हैं और वो मेनली प्रेजेंट होते हैं मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में. ऐसे यहाँ पे मार्स का ऑर्बिट होता है, यहाँ पे जुपिटर का ऑर्बिट है, तो इसके बीच में यहाँ पे ये हमेशा रिवॉल्व होते रहते हैं सन के अराउंड और ये छोटे छोटे ग्रुप हैं जो कि रॉक से मिलके बने होते हैं. एस्ट्रॉइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड माइनर प्लैनेट्स और इनको माइनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है. सिंस दे रिवॉल्व अराउंड द सन मोस्टली बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, दिस रीजन हैज़ कम टू बी कॉल्ड द एस्ट्रॉइड बेल्ट. और जैसे कि ये मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में सन के अराउंड रिवॉल्व होते रहते हैं, इसी वजह से इस एरिया को एस्ट्रॉइड बेल्ट भी कहा जाता है. सीरिस, पेलास, जूनो एंड वेस्टा आर द 4 लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड्स इन द सोलर सिस्टम. और हमारे सोलर सिस्टम में सीरिस, पेलास, जूनो एंड वेस्टा ये 4 बहुत बड़े एस्ट्रॉइड्स प्रेजेंट हैं. नेक्स्ट इज मीटियोरॉइड्स, मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स. अब हम मीटियोरॉइड्स, मीटियोर्स और मीटियोराइट्स के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि ये तीनों मतलब इन तीनों का मतलब क्या है, ये तीनों अलग अलग कब होते हैं, कब मीटियोरॉइड्स आते हैं, कब वो मीटियोर्स बन जाते हैं और कब वो मीटियोराइट्स बन जाते हैं. मीटियोरॉइड्स आर लिटिल चंक्स. चंक्स का मतलब होता है पार्ट या किसी चीज़ का छोटा सा हिस्सा. चंक्स ऑफ रॉक्स एंड डेब्रीज. डेब्रीज का मतलब होता है मलबा, यानी कि रॉक का जो बचा हुआ मलबा होता है वो. तो मीटियोरॉइड्स होते हैं वो एक छोटा सा हिस्सा होते हैं रॉक्स और डेब्रीज का. दे बिकेम मीटियोर्स व्हेन दे एंटर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड गेट बर्न ड्यू टू द हीट प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन अगेंस्ट एयर एंड फ्लैशेज एज अ स्ट्रीक ऑफ लाइट इन द स्काई. अब वो मीटियोर्स कब बन जाते हैं? वो तब मीटियोर्स बन जाते हैं जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाते हैं और वो एंटर होने के बाद में जल जाते हैं. जो किसकी वजह से जल जाते हैं? जो हीट प्रोड्यूस होती है फ्रिक्शन की वजह से. फ्रिक्शन कहाँ कहाँ होगा? अगर जब मीटियोरॉइड है वो अपने एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करेगा और हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो ब्लैंकेट बना हुआ है एयर का, जो गैसेस प्रेजेंट है उनका और उसका आपस में जब फ्रिक्शन होगा तो उस फ्रिक्शन के अगेंस्ट में जो हीट प्रोड्यूस होगी उस हीट की वजह से जो मीटियोरॉइड्स है वो जल जाएगा और वो तब मीटियोर बन जाएगा. और जब वो ऐसा जब होता है, ये जब एक्शन होती है तो वो ऐसे प्रेजेंट होता है जैसे अ स्ट्रीक ऑफ लाइट इन द स्काई. स्ट्रीक का मतलब होता है लकीर, यानी कि आसमान में हमें एक लाइट की लकीर जैसी दिखाई देने लग जाती है, जैसे कि इस पिक्चर में शोन किया गया है. दीज आर ऑल्सो नोन एज दी शूटिंग स्टार्स. और इन्हें शूटिंग स्टार्स भी कहा जाता है. आप लोग जब छोटे मतलब आप लोगों ने सुना होगा अभी भी कि ना वो देखो शूटिंग स्टार जा रहा है और हमें से देख के विश भी मांगते हैं. When meteorites are large in size and do not burn up completely, they land on the earth's surface and are known as meteorites. और जब meteoroids बहुत ज़्यादा बड़े साइज में होते हैं और वो जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है उसके अगेंस्ट, उसकी वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है उस हीट की वजह से वो कम्प्लीटली जल नहीं पाते, बर्न नहीं हो पाते और वो अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाते हैं और लैंड भी हो जाते हैं, उन्हें मीटियोरॉइड्स बोला जाता है. दे ऑल्सो मूव अराउंड द सन. और वो भी सन के अराउंड मूव होते हैं. इट इज़ बिलीव दैट मीटियोरॉइड्स ओरिजिनेट इन द एस्ट्रॉइड बेल्ट. और ये माना गया है कि जो मीटियोरॉइड्स है वो भी एस्ट्रॉइड बेल्ट में ही ओरिजिनेट होते हैं. थर्ड इज कॉमेट.
A comet is a shiny heavenly object made up of chunks of ice, frozen gases and dust particles. अब कॉमेट है वो एक शाइनी चमकता हुआ हेवनली ऑब्जेक्ट है जो कि आइस, फ्रोजन गैसेज और डस्ट पार्टिकल का एक हिस्सा है. These have a bright head and a tail that always points away from the sun. और उनकी जो एक बहुत ज़्यादा चमकता हुआ सिर होता है, सिर मतलब उनका जो सामने का पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा चमकता है, और उनकी जो टेल होती है यानी कि उनका जो पीछे का पार्ट होता है कोमेट का, वो हमेशा सन से दूर जाता हुआ दिखाई देता है. जैसे कि इस पिक्चर में शोन किया गया है, ये जो है ये ब्राइट साइड है, ये इसका हेड मान लो, और ये टेल जो है वो सन से अवे होती दिखाई दे रही है. Comets move around the sun in regular orbit. The luminous tail is visible only when the comet orbit passes close to the sun. और जो luminous का मतलब होता है जो चमकती हुई जो उसकी टेल है वो तभी दिखाई पड़ती है जब वो सन के ऑर्बिट के पास आता है. कॉमेट्स मूव अराउंड द सन इन रेगुलर ऑर्बिट्स. और कॉमेट्स है वो भी सन के अराउंड मूव होते रहते हैं अपने एक रेगुलर ऑर्बिट के अंदर. दे आर मेड अप ऑफ फ्रोजन गैसेज दैट इज अमोनिया, मैथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा. और जो कॉमेट्स हैं वो फ्रोजन गैसेज से मिलके बने होते हैं. वो फ्रोजन गैसेज हैं जैसे कुछ दी हुई हैं अमोनिया, मैथेन, कार्बन डाइऑक्साइड. द मोस्ट फेमस कॉमेट ऑफ द यूनिवर्स इज हेली कॉमेट. आप लोगों ने हेली कॉमेट का नाम सुना होगा. तो हेली कॉमेट है वो फेमस कॉमेट है हमारी यूनिवर्स के अंदर प्रेजेंट. दैट अपेयर्स एवरी आफ्टर 76 ईयर्स. वो हर 76 ईयर्स के बाद में वापस अपेयर होता है हमें आसमान में. लास्ट टाइम इट वॉज सीन इन 1986 और लास्ट टाइम इसे 1986 में देखा गया था. एंड नेक्स्ट टाइम इट विल अपेयर इन 2062. और अगर नेक्स्ट टाइम जब ये अपेयर होगा वो अपेयर होगा 2062 में. एंड विद दिस आवर चैप्टर ऑल्सो फिनिशेज हियर. आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा.